अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 से स्टार्ट होगा और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो इंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24 इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। चलें बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर वेरीज फ्रॉम 20 एटमॉस्फेयर्स टू 300 एटमॉस्फेयर्स। यानी कि इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना आ गया? 20 एटमॉस्फेयर। ठीक है। और फाइनल प्रेशर हमारे पास कितना आ गया? आपके पास सिंपली 300 एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं इनिशियली वॉल्यूम इज 400 ml। तो ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया हमारे पास 400 ml। आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम। आप बताएं V2 की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिक बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमें बताया था बॉयल्स ने। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। और यहाँ से V2 की वैल्यू निकालते हैं। तो V2 की वैल्यू हो जाएगी P1V1 डिवाइडेड बाय P2 और वैल्यूज पुट करें तो P1 की वैल्यू हमें जो गिवन है दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 300 और डिवाइड में हमारे पास जो P2 गिवन है, सॉरी यहाँ पे V1 पुट करना था, मैंने गलती से पुट कर दिया। अच्छा जी, तो V1 हमारे पास गिवन है दैट इज 400 डिवाइड किससे हो रहा है? हमारे पास 300 से। अब यहाँ पे जब आप इन लोगों को सॉल्व करोगे तो आपके पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा सिंपली 26.6 ml। ठीक है बेटा, तो अब जल्दी से लुक फॉर दी ऑप्शन। ऑप्शन ए विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू ए आई, और लिख लेते हैं ये फॉर्मूला। ए की जो वैल्यू है उसमें सिर्फ आपके पास एक्स कोफिशिएंट है ए, जे नहीं है। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस में कुछ नहीं है, के नहीं यानी कि जेड एक्सिस में कुछ नहीं है। एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर है आसान ज़बान में, और एक और वेक्टर है बी। उसकी वैल्यू क्या कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ बी जे। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कर लेते हैं, ये जो ए हमें गिवन है दैट इज कैपिटल ए, ताकि ऑप्शन देखने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें तो आई की कोई वैल्यू नहीं है और के की भी कोई वैल्यू नहीं है। कह रहे हैं ए डॉट बी निकालो जरा इनका। अब देखो बेटा, ए डॉट बी जब हम निकालते हैं, ए डॉट बी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है।
ए जीरो से हो जाएगा 0, y वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 0 b से हो जाएगा 0, और k वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 0 0 से हो जाएगा 0 आपके पास। अगर आप खुद से भी सोचो तो a वेक्टर सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा था और b वेक्टर किस में एग्जिस्ट कर रहा था, y एक्सिस में। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं x और y एक्सिस, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर आपको याद करें तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और यहां से आपने देखें भी तो आपका आंसर कितना आ रहा है 0, which will make our correct option to be option C, 0. Moving on. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है इनमें से हमारे पास लाउडनेस के जो आपके पास फैक्टर्स होते हैं बेटा, वो फैक्टर्स होते हैं चंद हमारे पास, जिनमें से कुछ मैं आपके पास लिख दूं। एक होता है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, जितना ज्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया होगा उतना ज्यादा उसमें से लाउड साउंड हमारे पास प्रोड्यूस होगा, सही है जी। इसके बाद अगला होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, सिमिलरली जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी, लाउडनेस की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है कि आपके पास व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखो इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, इंटेंसिटी किसी भी एनर्जी की डिफाइन की जाती है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी भी ऑब्वियस सी बात है जितनी ज्यादा होगी इसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी हमारे पास उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारे पास साउंड की लाउडनेस हो जाएगी। तो आपके पास अब अगर आप ऑप्शन ढूंढते हैं तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सिर्फ मेंशन हुआ है, ए इंटेंसिटी, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए इंटेंसिटी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 4 कह रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हमारे पास, पहली चीज तो बस ये याद रखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगें और तमाम फोर्सेस का जो नेट है यानी कि टोटल है वो कितना हो जाए, हमारे पास 0 हो जाए, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब ये दो कंडीशंस में हो सकता है, या तो जब हो सकता है जब बॉडी रेस्ट में होती है, या जब हो सकता है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है हमारे पास, या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होती है। अब दोनों केसेस में अगर हम देखें, रेस्ट वाले इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन वाले इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों किसके टाइप्स हैं, भाई ये दोनों हमारे पास टाइप्स हैं लीनियर मोशन के अंदर। लीनियर मोशन के अंदर आपके पास टोटल फोर्स 0 कब होती है, जब बॉडी या तो रेस्ट में होगी या वो यूनिफॉर्म मोशन के परफॉर्म कर रही होगी, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी, ठीक है। लीनियर मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों टाइप्स बन जाती हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हमारे पास, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बेटा आपके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं द कलर ऑफ लाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय, लाइट का कलर हम किससे निकाल सकते हैं। लाइट का कलर बेटा आपके पास ये बात याद रखिएगा, जो विजिबल लाइट होती है हमारे पास, वो विजिबल लाइट हमारे पास होते हैं 7 कलर्स, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो मैंने आपके पास सीक्वेंस लिखी है, ये सीक्वेंस हमारे पास होती है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी हमारे पास सबसे कम होगी। अच्छा अब एक बात समझना सारे, देखो आपके पास जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है, फॉर एग्जाम्पल लाइट हमारे पास एयर से ग्लास में एंटर होती है, तो आपके पास क्या होता है कि लाइट जब एयर से ग्लास में एंटर होती है तो वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं रख पाती, ना ही सेम स्पीड को कंटिन्यू रख पाती है, और उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाती है, बेंड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अच्छा रिफ्रैक्शन में बेटा एक चीज याद रखिएगा कि रिफ्रैक्शन जब होती है लाइट की तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है हमारे पास, और वेलोसिटी के चेंज होने के साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। लेकिन कभी अगर आप नोटिस करो तो आपको कभी ये चीज नजर आई कि यार ग्लास में जब लाइट जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम ग्लास के आर पार देख भी रहे हो, तो क्या लाइट का कलर चेंज हो जाता है हमारे पास? नहीं सर, लाइट का कलर चेंज तो नहीं होता। इस क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो क्या रहती है हमारे पास, कांस्टेंट रहती है। अब यहां पे भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कलर किससे डिटरमाइन किया जाता है, तो बेटा कलर डिटरमाइन किया जाता है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी से। वॉयलेट लाइट का अलग फ्रीक्वेंसी होगी, इंडिगो की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ब्लू की अलग, ग्रीन की अलग, येलो की अलग, ऑरेंज की अलग, रेड की अलग। इवन तो इन सबकी वेवलेंथ भी अलग अलग होती हैं, लेकिन वेवलेंथ जब मीडियम चेंज होता है तो चेंज हो जाती है, लेकिन कलर चेंज नहीं होता। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज दैट फैक्टर जो कि आपके पास कलर को डिटरमाइन करवाती है किसी भी लाइट के। तो हमारे पास कलर ऑफ लाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय ए, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, कह रहे स्पीड ऑफ लाइट इज, बेटा ये एक कांस्टेंट वैल्यू है दुनिया की, सब बल्कि दुनिया बोलना गलत बात है, यूनिवर्स की फास्टेस्ट थिंग आपके पास कौन है? लाइट। और लाइट की जो स्पीड होती है दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको अगर आप ढूंढें तो ऑप्शन सी हमारे पास बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। 7 कह रहे हैं टू सिमिलर चार्जेस, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, ये आ गए फॉर एग्जांपल दोनों सिमिलर चार्जेस,
दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों को Q1 Q2 लिखने के बजाय एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज Q। और दोनों को क्या कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कितनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? ये लगा रहे हैं 32 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन की फोर्स एक दूसरे पे। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2 मीटर्स। पूछ रहे हैं बताओ व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच बॉडी। तो आपके पास बेटा कूलम्स लॉ वो लॉ है जो कि दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्स की वैल्यू बताता है हम लोगों को, और उसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहां पे बेटा दोनों चार्जेस सेम है, तो दोनों की जगह आप 1 और 2 लिखने के बजाय सिंपली Q नोट कर दें और उसको अकेला भी कर लें इसी स्टेप में। तो R स्क्वायर F के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और K यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जैसे ही आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे, अच्छा एक सॉरी चीज मैंने डायरेक्ट स्किप लगा दी, बता दूं ये आया क्यों। देखें, आपके पास अगर हम राइट साइड देखते हैं तो राइट साइड हमारे पास क्या बन जाती है, Q मल्टीप्लाई बाय Q, ये बन जाता है हमारे पास Q स्क्वायर। हमें Q स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ Q की चाहिए, तो इसलिए मुझे दोनों साइड्स पे स्क्वायर कटाने के लिए क्या लगाना पड़ जाएगा, रूट। तो Q का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास अंडर रूट F। F की वैल्यू दी हुई है 32 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन। R की वैल्यू है 2 पे लग जाएगा स्क्वायर, डिवाइड में कौन है, K होता है 9 एक्सपोनेंट 9। जब आप इन सबको सॉल्व करते हो कैलकुलेटर में पुट करके, तो आपके पास Q की जो वैल्यू निकल के आती है बेटा, वो हमारे पास आती है 1.2 एक्सपोनेंट -6 कूलम। अब 1.2 एक्सपोनेंट -6 कूलम आ रही है अगर, तो हमारे पास तो सर ऑप्शन में ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है। ढूंढो, थोड़ा सा गिवन है, साइंटिफिक नोटेशन से छेड़ा है तुम्हें बस, और कुछ नहीं किया। इसको 12 कर देंगे तो 10 की पावर -5 कूलम बन जाएगा आपके पास, पॉइंट के मूवमेंट की वजह से हमारे पास। तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपली A 12 एक्सपोनेंट -5 कूलम। मूविंग ऑन, कह रहे हैं 8 में द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड इमेज साइज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और इमेज साइज किसके बराबर है, 2 गुना है ऑब्जेक्ट साइज के। आप बोलोगे सर आपने तो इमेज डिस्टेंस ट्वाइस लिखा है। बेटा इमेज हाइट या इमेज साइज ओवर ऑब्जेक्ट साइज का जो रेशियो होता है, ये बराबर होता है इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ नजर आ जाए कि इमेज डबल है हमारे पास ऑब्जेक्ट के, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस भी डबल होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। अब सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे, कि आपसे पूछ रहे हैं कंप्यूट दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल के बताएं कितना आ रहा है। आओ निकालते हैं भाई, कितना आ रहा है आपके पास, ठीक है जी। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने हैं, इसका मतलब P की वैल्यू निकालनी है। तो आओ इसको जरा सॉल्व करें। हमें पता है कि हमने लेंस फॉर्मूला यूज करना है, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली Q की जगह पे आपके पास पुट कर देंगे 1/2p, जिसको अगर हम एलसीएम ले लें P और 2p का, तो ये आ जाएगा 2p, ये बन जाएगा 2 + 1 विच विल बी 3/2p। तो अब आपको वैल्यू चाहिए बेटा फोकल लेंथ की या P की, तो P को अकेला कर लो। P का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपली 3f डिवाइडेड बाय 2। f की वैल्यू हमें लोगों को दी हुई है 20, डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 1 2 होंगे, 2 10 20, और 10 3 हमारे पास हो जाते हैं 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल के हमारे पास कितना आ गया, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर। मूविंग ऑन, कह रहे हैं यूनिट ऑफ स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने पास ताकि ये चीज याद आ जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो बेटा फॉर्मूला होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, अच्छा जी, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर। अच्छा जी, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है हमारे पास म्यू आर। अब यहाँ पे ये जो आर है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है बेटा, कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सरफेस भी तो एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो कि वेट के ऑपोजिट होगी, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा जी, अब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में तो वेट के बराबर ही होती है, और होती क्या है, फोर्स। तो अच्छा जी, आओ म्यू की वैल्यू निकालते हैं। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये बन जाएगा आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय आर। अब स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फोर्स, इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, न्यूटन। रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स, इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन। कैंसिल हो गया, तो म्यू का कोई भी यूनिट नहीं बचा हमारे पास, कोई यूनिट नहीं होता इसका आपके पास, ना पॉइस होता है, ना न्यूटन होता है, ना डाइन होता है। तो ऑप्शन क्या बच जाता है हमारे पास, नन ऑफ दीज। एक्चुअली कोई यूनिट नहीं होता, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है आपके पास, या यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है बेटा, डन।
कह रहे हैं कम्युनिकेशन इन वाटर इज डन बाय, वाटर के अंदर जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं बेटा साउंड वेव्स को यूज करते हुए। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स की जो स्पीड होती है वो वाटर के अंदर एयर के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है, दैट रेंजेस फ्रॉम 1000 to 2000 मीटर पर सेकंड। इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास लाई कर रही होती है। अच्छा, और वाटर के अंदर हमारे पास हम बाकी चीजें क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि लाइट वेव्स को अगर हम करेंगे तो लाइट वेव्स जो है आपके पास बार बार रिफ्रैक्ट होने लग जाएंगी, और साउंड वेव्स के साथ आपके पास ये फिनोमेना नॉर्मली नहीं होता क्योंकि उनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा ऑलरेडी बड़ी होती है आपके पास। अच्छा जी, तो कम्युनिकेशन अगर हम लोग पानी के अंदर कर रहे हैं, ना सिर्फ हम, इवन के जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी आपके पास इंफ्रासोनिक साउंड यूज करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और ओवर द रेंज ऑफ किलोमीटर्स वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेती हैं। तो साउंड वेव्स आर द वेव्स विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट अंडर वाटर। इसके अलावा हम लोग साउंड वेव्स को यूज करते हुए वाटर की, और सॉरी वाटर कैसे वाटर बोलते हैं, जो सी होता है आपके पास, जो समंदर होता है, उसकी डेप्थ भी निकाली जा सकती है आपके पास। ठीक है, कैसे निकालते हैं? एको को यूज करते हुए आपके पास, ये भी याद रखिएगा अपने लिए। अच्छा जी, मूविंग ऑन। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग। देखो एक बात समझना, गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल होता है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल की इतनी औकात ही नहीं होती, इतनी हैसियत ही नहीं होती कि वो ज्यादा वोल्टेज अपने अंदर से गुजार सके या ज्यादा वोल्टेज उसको मेजर कर सके या डिटेक्ट कर सके। तो हमारे पास वोल्टेज जो गैल्वेनोमीटर में मेजर हो पाता है वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है आपके पास। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक बहुत बड़ी वैल्यू मेजर करनी पड़े गैल्वेनोमीटर की, सॉरी वोल्टेज की, तो वोल्टेज की वैल्यू बड़ी मेजर करने के लिए मुझे वोल्टेज का ऑल्टरनेट पाथ बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और वोल्टेज का ऑल्टरनेट पाथ कैसे बनाते हैं? वोल्टेज डिवाइड होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मुझे यहाँ पे सीरीज के अंदर एक रेजिस्टर लगाना पड़ जाएगा। और एक और चीज, चूंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ज्यादा वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है आपके पास। तो इस वजह से हमारे पास हम ये कहेंगे कि यहाँ पे मुझे एक हाई रेजिस्टेंस लगानी चाहिए, क्योंकि मैं जितनी हाई रेजिस्टेंस लगाऊंगा उतना ज्यादा वोल्टेज मेजर कर पाऊंगा आपके पास। तो इसलिए हमारे पास अगर अब आपने गैल्वेनोमीटर के अंदर सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दी, तो ये किसका इंपैक्ट देता है आपको? ये बन जाता है एक वोल्ट मीटर। नाउ लुक फॉर द ऑप्शन, क्या करना है? हाई रेजिस्टेंस लगानी है, बिल्कुल सही, लेकिन पैरेलल में थोड़ी लगानी, गलत हो गया। बी ऑप्शन, हाई रेजिस्टेंस लगानी है और सीरीज में लगानी है, बिल्कुल ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारे पास ऑप्शन बी। मूविंग ऑन। 12 कह रहे मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम when the angle between magnetic field and vector area। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बी डेल्टा ए, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल आता है उसका कॉस। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ये 0 डिग्री पे आती है हमारे पास 1, और ये 90 डिग्री पे हमारे पास कितनी आती है? 0। अब आप खुद सोच लीजिए और चूज कर लीजिए कि हमारे पास मैक्सिमम आंसर के लिए हमें क्या एंगल रखना पड़ेगा इन दोनों के दरमियान? हमें एंगल रखना पड़ेगा 0 डिग्री, तो ही मैक्सिमम आंसर हमें मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं इफ a इज इक्वल टू 2i, लिख लेते हैं भाई, एक वेक्टर आ गया हमारे पास a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2i, प्लस में आ गया हमारे पास 3j, माइनस में आ गया हमारे पास 2k, और b वेक्टर जो है आपके पास, b वेक्टर की वैल्यू आ गई आपके पास 3i प्लस 2j प्लस का 2ak। आओ इसको सॉल्व करें। पूछ क्या रहे हैं? कह रहे हैं ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बारे में बेटा कहानी क्या मशहूर है कि ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा आपके पास? 0। आओ इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई वाले कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई कर दो, बस 2 3 जार 6, जे वाले को जे से कर दो 3 2 जार 6, और के वाले को के से कर दो -2 और +2a, ये बन जाएंगे हमारे पास प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस का 4a, और ये बराबर है किसके? 0 के। आओ निकालें a की वैल्यू कितनी आ रही है। -4a बराबर हो जाएगा 6 + 6 12 होते हैं, दूसरी तरफ जाके -12 बन जाएंगे, और a की जो वैल्यू है आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो a की वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 3। जिसका मतलब अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो एक ही कंडीशन है, और वो क्या है कि a की वैल्यू 3 पुट कर दो, फिर आपके पास ये दोनों परपेंडिकुलर बन जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, मूविंग ऑन। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, तो बेटा ये डेफिनेशन रट्टा मार लो अपने पास। सेकंड पेंडुलम एक ऐसे पेंडुलम को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड्स। ठीक है, एक ऐसे पेंडुलम को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड कितना होता है आपके पास? 2 सेकंड्स। दैट्स इट, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। मूविंग ऑन। 15 कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, ये जो ईवी लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म आपके पास होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपके पास होता है एनर्जी का यूनिट। अनदर फैक्चुअल क्वेश्चन, अब एनर्जी तो सर गिवन ही नहीं है यहाँ पे,
अब क्या करें सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वोल्टेज का दूसरा नाम है, एंड वोल्टेज इज नॉट एनर्जी, वोल्टेज इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम लोग। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर आप थोड़ा सा और याद करें तो आपके जहन में एक चीज याद आएगी आपको कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि वर्क और एनर्जी जो है ये इंटरचेंजेबल हैं, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और मजे की बात, इन दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो भी हमारे पास सेम होता है। इन दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो भी हमारे पास सेम होता है, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो। इन दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास? जूल। अब जब हमारे पास छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फोटॉन्स, इनकी एनर्जीज निकालने के लिए जूल यूज करना बेवकूफी होगी, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज आएंगी जूल में, 10 की पावर -10, 11, 12, 15, 19, इतनी छोटी छोटी वैल्यूज आ रही होंगी हमारे पास। तो उसको फिर हम रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए एक छोटा यूनिट यूज करते हैं एनर्जी का, विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, और एनर्जी और वर्क एक दूसरे के अंदर हमारे पास इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट बन गया आपके पास बेटा? ऑप्शन सी, वर्क का। 16। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी सेट कर लेते हैं इसको, माय बैड। वोल्टेज जो है, नया गलती से ये लिख दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये बेटा जल्दी में, सॉरी मुझसे वो हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज होता है। ठीक है, मूविंग ऑन। एनीवेज वो था तो गलत आंसर ही। 16 कह रहे हैं फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। किसने बताई थी ये बात? याद है आप लोगों को? स्टेटमेंट याद करिए आप लोगों ने कभी? एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है सिंपली, ये हमें दी थी बोयल ने। तो ये आपके पास है बॉयल्स लॉ। बाकियों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चार्ल्स ने ये बात बोली थी कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, एवोगाड्रो ने कहा था कि जो आपके पास वॉल्यूम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, और पास्कल ने कुछ और ही बात करी थी। पास्कल ने तो कहा था हर लिक्विड या गैस के अंदर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसमें वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है आपके पास। ये तो बिल्कुल ये अलग कहानी है इसकी। तो इनमें से बाकी सारे कट गए, बचा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास? बी, बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 17 कह रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड ड्यू टू। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कब बनता है इस बात को समझते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो उसके ग्राउंड शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, राइट? ग्राउंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास। अगर इन ग्राउंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे, कितनी, जो कि एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों कंसेक्यूटिव शेल्स का या सब्सिक्वेंट शेल्स का, तो आपके पास क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है हमारे पास कहां पे? उसके ऊपर वाले शेल में, और वहां पे जाके थोड़ी देर के लिए मेहमान के तौर पे रहता है, एक्साइटेड शेल में चले जाता है। हम ये कहते हैं कि वो ग्राउंड से जंप करके कहां चला गया? एक्साइटेड में चला गया। थोड़ी देर के लिए वहां पे मेहमान बना रहता है, और उसके बाद वापसी उसने नीचे आना है, लेकिन वापसी नीचे आने के लिए तो उसको कम एनर्जी चाहिए। तो उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वो एनर्जी रिलीज करेगा और नीचे आ जाएगा। तो भाई देखो ना एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे बना। ये जो वेव्स हमें मिल रही है एटॉमिक एटम्स के अंदर से, ये जो फोटॉन्स हमें मिल रहे हैं एटम्स के अंदर से, ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन कर रहे हैं आपके पास। आओ ढूंढ लेते हैं ऑप्शन। मास नंबर की वजह से मिल रहे हैं? नहीं सर। प्रोटॉन की वजह से मिल रहे हैं? नहीं सर। ऑर्बिटल्स की वजह से मिल रहे हैं? नहीं सर। एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते टाइम एनर्जी एमिट भी करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। उसके अलावा वो कभी भी नहीं करता। जब तक वो घूमता रहेगा किसी भी शेल में, अकॉर्डिंग टू बोहर, वो अपनी एनर्जी ना ही एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। कांस्टेंट एनर्जी पे ताक़ायमत जिएगा। कब तक? जब तक उसने ट्रांजिशन नहीं करनी। ट्रांजिशन करते टाइम वो सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और फिर वापस आते टाइम एक्साइटेड से ग्राउंड में वो एनर्जी रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है आपके पास। नेक्स्ट 18 में कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज 330 मीटर पर सेकंड। भी आ गया हमारे पास 330 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं वेवलेंथ कितनी है इसकी हमारे पास? भाई 2 मीटर्स है। तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? भाई फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ, सॉरी, वेलोसिटी और वेवलेंथ का रेशो। आओ निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 2,
व्हिच इज वेरी इजी। आंसर आ जाएगा हमारे पास 165 मीटर्स, सॉरी हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, उसका यूनिट होता है 165 हर्ट्ज। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी 165 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 122 डिग्री। अच्छा जी, फ़ारेनहाइट यानी कि फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर आ गया हमारे पास 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। कह रहे केल्विन में बताओ कन्वर्ट करके, आओ कर लेते हैं। इसका कन्वर्टिंग जो बेटा फॉर्मूला होता है दैट इज TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। केल्विन के लिए होता है TK माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। अब आपको अगर केल्विन में टेम्परेचर चाहिए, TF की जगह आपने 122 रखा, 32 माइनस हो गया, डिवाइड में कौन आ गया 180, और ये 100 वहां जाके क्या हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बेटा, तो आपके पास अब अगर आप यहां से देखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, आंसर हमारे पास बच जाता है सिंपली 122 में से जब आप 32 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 90, और 90 अपॉन में कौन आ गया 180, मल्टीप्लाई में कौन है हमारे पास 100, और साथ ही साथ आप देखें राइट साइड पे कौन बचा हुआ था सिर्फ और सिर्फ ठीक है माइनस 273। ये 273 भी वहां जाके प्लस हो जाएगा और बन जाएगा प्लस का 273। और थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखें अगर आप अपने पास 91 जार 90, 92 जार 180, 2 1 जार 2, 2 5 जार 100, सॉरी 250 जार 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और प्लस में बचा है 273, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 323 केल्विन। तो केल्विन में टेम्परेचर बेटा कितना आ रहा है 323 केल्विन आ रहा है आपके पास। सही है जी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी 323 केल्विन। मूविंग ऑन। कह रहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या जरा याद कर लो उसको आगे बढ़ने से पहले। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपसे कहता है हीट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म। या ये भी कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी पहले और उससे वर्क भी करवाएगी, जिसका मतलब कि हीट एनर्जी खत्म नहीं हो रही कहीं, जाया नहीं हो रही कहीं, अपनी अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होती चली जा रही है। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, हम दूसरी फॉर्म्स को हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट एनर्जी ना खत्म होगी ना जाया होगी ना पैदा हो सकती है। अच्छा जरा गौर से सोचो यार, ये तो मिलता जुलता लग रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि वो भी तो यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म। बस इसमें हीट के लिए स्पेसिफिक कर दिया इसको हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें सिर्फ आप हीट के बारे में तस्करा कर रहे होते हो। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। 21 कह रहे फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ डैश द मैक्सिमम रेंज। आओ देखें तो मैक्सिमम रेंज होती क्या है, मैक्सिमम रेंज होती है हमारे पास पी नॉट स्क्वायर ओवर जी। ठीक है, कैन बी अचीव्ड बाय थ्रोइंग इट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैक्सिमम रेंज हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे अचीव होती है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे फिक्स क्या रखना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम रेंज हमारे पास अचीव की जाए तो फिक्स क्या रखोगे कि बॉडी को कोई एक फिक्स स्पीड देंगे हम लोग, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी इनिशियल वेलोसिटी। 22 कह रहे चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी पर यूनिट टाइम का मतलब डिवाइड बाय टी। आओ चेक करते हैं किसके बराबर है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों एम वी, बट चेंज इन मोमेंटम है तो मैंने एम डेल्टा वी लिख दिया। डेल्टा वी ओवर टी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन को जो क्लास 9 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। नहीं भी याद तो ये याद कर लो कि बेटा एक्सेलरेशन होती क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बढ़ने को या वेलोसिटी के कम होने को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा वी ओवर टी की जगह हम क्या लिख देंगे एक्सेलरेशन। अच्छा जी, तो डेल्टा पी ओवर टी बराबर आ गया एम ए के, और डेल्टा पी ओवर टी किसके बराबर हो गया, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हुए फोर्स के। तो हमें यहां से पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्चुअली किसके बराबर आता है, फोर्स के। कॉन्सेप्चुअली भी समझना बेटा, सपोज करो एक बॉडी रुकी हुई है तो इसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं है, इसके अंदर कोई मोशन नहीं है, आप इस पे फोर्स लगाते हो, धक्का मारते हो इसको, तो जितनी आप फोर्स लगाओगे उतना तेजी से इसका मोमेंटम चेंज होगा, उतनी तेजी से इसका स्पीड बढ़ेगी, इसका मोशन हमारे पास इंक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। कोई चीज चलती भी आ रही है, फोर्स लगा के रोक रहे हो तो जितनी बड़ी फोर्स लगाओगे उतना तेजी से वो रुकेगी या उतनी तेजी से उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो फोर्स क्या हुई हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है मेरे बच्चे, मूविंग ऑन। 23 कह रहे द एरिया अंडर अ कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द, एरिया अंडर द कर्व किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या बताता है। आओ देख लेते हैं थोड़ा सा।
देखो फॉर एग्जांपल मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं और वो बनाता हूं मैं यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है। आओ देख लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का कैसे बनता है। यूनिफॉर्म स्पीड का बनता है बेटा एक पैरेलल लाइन, वो भी किसके पैरेलल, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छा जी, इसका एरिया निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखें मुझे v स्पीड की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम से, क्योंकि एरिया जो शेप बन रही है ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे जो लेंथ है मेरे पास दैट इज v, बिकॉज इस रेक्टेंगल को अगर आप देखें तो आपके पास इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, v के बराबर, क्योंकि ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू v, और ये क्या है हमारे पास टाइम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे t, vt किसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, डिस्टेंस का। तो आपके पास एक्चुअली एरिया जब आपने निकाला यूनिफॉर्म स्पीड का तो वो किसके बराबर आ गया, डिस्टेंस के। चलो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है अगर हमारे पास, तो उसका ग्राफ बनता है आपके पास स्ट्रेट लाइन, और अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो ओरिजिन से बन जाएगा। अब आओ इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए जरा शेप ढूंढी मैंने, तो ये शेप क्या बन गई हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास v आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा। ये शेप बन रही है सर ट्राइंगल। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चेक करते हैं इससे क्या निकल रहा है, इससे निकल रहा है हाफ। बेस हमारे पास किसकी है आपके पास अगर हम देखें t, और आगे हमारे पास क्या आ रहा है v अगेन, ठीक है। तो आपके पास यहां से भी अगर हम लोग देखें तो यहां से भी हमारे पास एक चीज मुझे नजर आती है कि आपके पास ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज vt अगेन। और हाफ क्यों आया, क्योंकि अगर आप टोटल देखो तो ये एक रेक्टेंगल बनता, रेक्टेंगल का हाफ ये ट्राइंगल है, तो अगेन ये जहां से हमारे पास क्या चीज निकल के आ रही है, vt। vt इज अगेन व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास यहां से हम लोगों ने क्या चीज सीखी बेटा, कि आपके पास जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो एक्चुअली किसके बराबर आता है, वो बराबर आता है हमारे पास डिस्टेंस के। अगर पेपर में सवाल चेंज कर दें, बोले स्लोप बताओ किसके बराबर आता है, तो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप हमारे पास बराबर होता है बेटा, ये यहाँ पे स्लोप हॉरिजॉन्टल है तो 0 है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, ये स्लोप बराबर होता है एक्सेलरेशन के, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि स्पीड कितना बढ़ रही है तेजी से, या कितनी तेजी से कम हो रही है, या चेंज ही नहीं हो रही है आपके पास। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ये भी याद रखिएगा कि स्लोप या ग्रेडियंट होगा वेलोसिटी टाइम का एक्सेलरेशन, और एरिया उसका क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर, ठीक है बेटा। मूविंग ऑन 24 कह रहे कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन वाज गिवन बाय, फैक्चुअल क्वेश्चन। फोटोन का कॉन्सेप्ट हमें दिया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला था कि जो आपके पास एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी या कोई सी भी एनर्जी, वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, और हर पैकेट की एनर्जी कांस्टेंट होती है जो कि डिपेंड करती है उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जहां पे आइंस्टाइन ने प्लैंक का हवाला दिया था कि भाई इस वजह से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नाम भी आइंस्टाइन ने रखा था फोटोन का। लेकिन अगर यही सवाल थोड़ा सा चेंज आ जाता, फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछते फोटोन प्रूफ किसने किया था कि एग्जिस्ट करता है, या पार्टिकल होता है फोटोन, ये प्रूफ किसने किया था, तो ये प्रूफ किसने किया था हमारे पास, एक्सपेरिमेंटली कॉम्पटन ने, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली आपके पास कॉम्पटन ने ये चीज प्रूफ करी है कि फोटोन एक पार्टिकल के तौर पर बिहेव करता है, ठीक है बेटा। कि उसने कोलिजन करके दिखाई थी इसकी एक रेस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ। एनीवेज मूविंग ऑन, क्वेश्चन 25 कैन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा ये अगर नहीं आता तो अच्छा याद कर लो, लिखा हुआ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का और डेल्टा ए का, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो ये क्या होगा, अच्छा जी, ए स्केलर क्वांटिटी, टी बोथ ए एंड बी, सी नन ऑफ दीज। अच्छा जी, तो इसमें एक छोटी सी मेरे ख्याल से आपके पास छोटी सी हमारे पास ये मिस्टेक है, वो क्या, ये जो कोलन लगे हुए हैं इसके आगे ये है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ई एंड डेल्टा ए, जिसको हमने सोचा था हमें गिवन है, सॉरी वो पहला ऑप्शन है हमारे पास, मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कुछ। तो ए हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड डेल्टा ए, ठीक हो गया। अगर ए ऑप्शन ये है तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। डी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। भाई डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि आंसर जो निकलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी निकलेगी। ये भी सही है बी ऑप्शन। तो दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब बी भी सही है, ए भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है बेटा। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, बोथ ए एंड बी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट भी होता है ई और ए का, और स्केलर क्वांटिटी भी होती है आपके पास, दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी।